हेलो स्टूडेंट, साइकोलॉजी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आकलन और मूल्यांकन से संबंधित सी-टेट में आने वाले प्रश्नों की संभावित प्रश्नों को मैं आपके सामने लेकर आई हूं। वही प्रश्न जो एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नंबर 1 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये सी-टेट 2014 6 to 8th क्लास, ध्यान देवें आप, 6ठी से 8वां भी कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा, तो आप उसको 6 से लेकर 8 तक की कक्षा ही समझें। आंसर हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन। रचनात्मक आकलन कभी कभी संकलनात्मक हो सकता है एवं इसी प्रकार विपरीत। रचनात्मक आकलन कभी कभी संकलनात्मक हो सकता है और इसी प्रकार संकलनात्मक आकलन भी कभी कभी रचनात्मक हो सकता है। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। प्रश्न नंबर 2, जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह डैश डैश के समान है। ये सी-टेट 2013 में आया था। आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन, सीखने के लिए आकलन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी ऑप्शन, सीखने के लिए आकलन। प्रश्न नंबर 3, रिक्त स्थान के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों को लगातार परीक्षण लेना। शिक्षार्थियों को आंतरिक पृष्ठपोषण लेने के लिए कहना, अवसर लेने हेतु शिक्षार्थियों के एक सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना, पढ़ाए गए विषय पर मनन करने के लिए शिक्षार्थियों को कहना कि ये सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं, जबकि संभावना हो शिक्षार्थियों को लगातार परीक्षण लेना सीखने का आकलन को बढ़ावा देता है। तो आंसर हो जाएगा इसमें डी ऑप्शन, जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों को लगातार परीक्षण लेना। प्रश्न नंबर 4, सीखने के लिए आकलन। आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है। सीखने के लिए आकलन क्या करता है? अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है। इसका उद्देश्य विद्यार्थी और अध्यापक दोनों को अधिगम की सफलता और असफलता के संबंध में निरंतर फीडबैक प्रदान करना होता है। तो सीखने के लिए आकलन अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है। प्रश्न नंबर 5, एक अध्यापक अध्यापिका विद्यार्थियों को किसी विषय की अपनी अवबोधनात्मकता को प्रतिबिंबित करते हुए संकल्पनात्मक मानचित्र का निर्माण करने को कहना कहता है। वह क्या कर रहा है? रचनात्मक आकलन कर रहा है या कर रही है, जो भी है। रचनात्मक आकलन के लिए 3 बिंदु महत्वपूर्ण होते हैं। पहला, किन किन कौशलों एवं दक्षताओं का आकलन करना है। नंबर 2, आकलन बिंदुओं के लिए कक्षा में कौन कौन से उपकरण काम में आ सकते हैं। तीसरा, और बच्चों के किन किन पक्षों का अभिलेख रखा जा सकता है। अतः कोई अध्यापिका विद्यार्थियों को किसी विषय की अपनी अवबोधनात्मकता को प्रतिबिंबित करते हुए संकल्पनात्मक मानचित्र का निर्माण करने को कहती हैं, तो वह रचनात्मक आकलन कर रही हैं। प्रश्न नंबर 6, सीखने, आकलन और
अनुदेशन के बीच दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सीखने के लिए, यहाँ के लिए आ जाएगा। आकलन और अनुदेशन के बीच संबंधों के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, के लिए संबंधों। सीखने के लिए आकलन को निर्माणात्मक आकलन भी कहा जाता है। इस प्रकार के आकलन का मुख्य प्रयोजन छात्रों को वह रचनात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त करने में सक्षम बनाना है जो उन्हें बेहतर सीखने और प्रभावी प्रगति करने में उनकी मदद करेगी। यह खास तौर पर शिक्षक द्वारा दी जाती है। इसलिए सीखने के लिए आकलन और अनुदेशन के बीच संबंधों के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है? क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है? आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, सत्र परीक्षा। सत्र परीक्षा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं माना जाता है, क्योंकि सत्रीय परीक्षाएं विद्यार्थियों को किसी भी तरीके से पास होने के लिए बाध्य करती हैं, साथ ही उनकी रचनात्मकता को क्या करती है? कुंठित करती हैं। प्रश्न नंबर 8, कक्षा नायक द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का प्रकार जो अनुदेशन के समय सीखने के विकास में किया जाता है कहलाता है। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, फॉर्मेटिव मूल्यांकन। कक्षा नायक के द्वारा अनुदेशन के समय फॉर्मेटिव मूल्यांकन का प्रयोग सीखने के विकास के लिए किया जाता है, जबकि शिक्षक द्वारा निर्देश सत्र के दौरान ज्ञान अर्जित करने के प्रयास में हुई प्रगति का अनुश्रवण करने हेतु नैदानिक मूल्यांकन प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 9, निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है। आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, प्रगति पर गौर करना एवं उपचारात्मक अनुदेशन की योजना बनाना। निर्माणात्मक मूल्यांकन को और अन्य किस नाम से जाना जाता है? रचनात्मक मूल्यांकन। निर्माणात्मक मूल्यांकन का मूल उद्देश्य क्या है? प्रगति पर गौर करना एवं उपचारात्मक अनुदेशन की योजना बनाना। यह आकलन कक्षा के अंतर्गत ही किए जाते हैं। इससे प्राप्त जानकारी बच्चे के अधिगम व शिक्षक के शिक्षण दोनों की स्थिति को क्या करती है? सूचित करती है। प्रश्न नंबर 10, छात्रों के अधिगम के परिणाम के विषय में आकलन को मूल्यांकन के रूप में जाना जाता है। आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपचारात्मक। छात्रों के अधिगम के परिणाम के विषय में आकलन को उपचारात्मक मूल्यांकन के रूप में जाना जाता है। शिक्षण अधिगम की परिस्थिति में निरंतरता एवं क्रमबद्धता कायम रखने हेतु निदानात्मक परीक्षणों से प्राप्त निष्कर्षों के अनुरूप विषयगत उपचारात्मक अध्यापन प्रविधि को प्रस्तावित करना आवश्यक होता है। निदानात्मक परीक्षणों द्वारा छात्रों की समस्या या कठिनाइयों के कारणों का ज्ञान हो जाने के उपरांत उपचार हेतु किया जाने वाला शिक्षण उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। प्रश्न नंबर 11, बाल केंद्रित शिक्षा में आमतौर पर निम्न शामिल होता है। बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल होता है डी ऑप्शन, अधिक रचनात्मक मूल्यांकन। अधिक रचनात्मक मूल्यांकन। बाल केंद्रित शिक्षा में आमतौर पर रचनात्मक मूल्यांकन अधिक शामिल होता है। शिक्षक जब कक्षा में शिक्षण कार्य करते समय प्रश्नों द्वारा सीखने वाले छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन करता है तो इसे क्या कहते हैं? रचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। अक्सर यह देखा जाता है कि शिक्षक अपने कक्षा शिक्षण के दौरान छात्रों से प्रश्न करता है। ये प्रश्न छात्र को किसी पाठ को सीखने में सहायक होते हैं और शिक्षण को रुचिकर और सजीव बनाते हैं। प्रश्न नंबर 12, राउंड रोबिन चार्ट डैश डैश के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं।
आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, रचनात्मक आकलन। राउंड रॉबिन चार्ट रचनात्मक आकलन के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। राउंड रॉबिन चार्ट मूल्यांकनों में 4-5 बच्चों का समूह बनाया जाता है। इन समूहों को कोई भी प्रश्न दिया जाता है जिस पर प्रत्येक समूह के प्रत्येक बच्चे को प्रतिक्रिया लिखनी होती है। बाद में इन सभी समूहों के सभी बच्चों द्वारा लिखी गई प्रतिक्रिया पर परिचर्चा कराई जाती है, जिससे वे एक दूसरे के विचारों का क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। प्रश्न नंबर 13, अधिगम के लिए आकलन में शामिल है। आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, कुछ मानदंडों के अनुसार सफलता के विभिन्न स्तरों पर उदाहरण को साझा करना अधिगम के लिए आकलन में सम्मिलित होता है। अधिगम के लिए आकलन में कुछ मानदंडों के अनुसार सफलता के विभिन्न स्तरों पर उदाहरणों को साझा किया जाता है। अधिगम के लिए आकलन का मुख्य उद्देश्य हर बच्चे को यह जानकारी प्रदान करना कि वह क्या कर रहा है, यह समझाना कि उसे सुधार के लिए क्या करने की आवश्यकता है तथा वहां तक कैसे पहुंचना है। इस प्रकार के आकलन में बच्चे को बल प्रदान किया जाता है, उसे सक्रिय अध्येता बनने के लिए प्रेरित किया जाता है ताकि अपने अधिगम में लगातार सुधार कर सके। प्रश्न नंबर 14, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। क्या प्रश्न है? अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में। अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में सहायता करता है। अधिगमकर्ताओं का आकलन शिक्षकों को अपने शिक्षण विधियों के संबंध में प्रतिपुष्टि प्रदान करता है, साथ ही छात्रों को भी अपने अधिगम से संबंधित प्रतिपुष्टि प्राप्त होती है। शिक्षक इन्हीं प्रतिपुष्टियों के आधार पर अपने शिक्षण प्रविधियों में सुधार करके पुनः शिक्षण करता है। प्रश्न नंबर 15, विद्यालय आधारित आकलन। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने में संवर्धन करता है। विद्यालय आधारित आकलन रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने में संवर्धन करता है। प्रतिपुष्टि विद्यार्थियों के सफल अधिगम को पुनर्बलन प्रदान करती है और अधिगम की विशेष त्रुटियां पहचानती है जिन्हें सुधारने की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 16, विद्यार्थियों की उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए शालाओं में उपयोग आने वाली विधियां हैं। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, परिमाणात्मक एवं गुणात्मक विधि। विद्यार्थियों की उपलब्धि का मूल्यांकन कई विधियों के द्वारा किया जाता है। इनमें परिमाणात्मक एवं गुणात्मक विधि का प्रयोग प्रयोगशाला यानी लैब में किया जाता है। प्रश्न नंबर 17, सहयोगी अधिगम में यह बेहतर है कि छात्र के माध्यम से जाए। आंसर हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन, साथी आकलन। सहयोगी अधिगम में यह बेहतर है कि छात्र साथी आकलन के माध्यम से जाए। सहयोगी साथी आकलन एक शैक्षिक गतिविधि है जिसमें छात्र अपने साथियों के प्रदर्शन का न्याय करते हैं। यह अधिगम के कार्यान्वयन, सीखने वालों और सीखने के संदर्भ की विशेषताओं के आधार पर विभिन्न रूप ले सकता है। प्रश्न नंबर 18, सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है? आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकलनात्मक आकलन का प्रयोग करना। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में छात्रों के प्रदर्शन को औपचारिक तथा अनौपचारिक तरीके से आंका जाता है। यह शिक्षण के साथ साथ चलता रहता है। छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए शिक्षक अवलोकन, साक्षात्कार, स्व तथा सहपाठी आकलन, समूह कार्य, परियोजना कार्य आदि विभिन्न तकनीकों का प्रयोग करते हैं। आकलन शिक्षण अधिगम से जुड़ा हुआ है तथा इकाई
त्रैमासिक, अर्धवार्षिक तथा वार्षिक परीक्षाओं के माध्यम से संपन्न किया जाता है। प्रश्न नंबर 19, बच्चों की शिक्षण अधिगम और आकलन तकनीकें सम्मिलित करती हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1, 2 एंड 3। 1, 2, 3 तीनों ही आएंगे इसमें। यहाँ पर 2 बार 2 लिख दिया है, आप ध्यान दें, ये जो है वो 3 है। ये ऑप्शन है बच्चों के विचारों की खोज करना, दैनिक जीवन के अनुभव, वर्तमान समझ का आकलन करने हेतु वर्कशीट। अच्छा, ये सभी सम्मिलित किया जाता है। देन लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी आकलन पद्धति विद्यार्थियों की सर्वोत्तम क्षमता को पोषित करेगी? आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, जब संकल्पनात्मक परिवर्तन तथा विद्यार्थियों के वैकल्पिक समाधानों को आकलन की विभिन्न विधियों के द्वारा आकलित किया जाता है। ये इसका आंसर हो जाएगा। शिक्षा में आकलन पाठ्यचर्या संबंधी पहल है जो परीक्षा को समग्र अधिगम की ओर विस्थापित करने का प्रयास करती है। यह आकलन तभी विद्यार्थियों की सर्वोत्तम क्षमता को पोषित करेगी जब संकल्पनात्मक परिवर्तन तथा विद्यार्थियों के वैकल्पिक समाधानों को आकलन की विभिन्न विधियों के द्वारा क्या किया जाए? आकलित किया जाए। थैंक यू।